तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट आपको समझना है कि आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कब किया था भाई, 1971 में, 1971 में 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही बोला जाता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, इसी को ही क्या बोलता है, इसी को ही बोला जाता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोला जाता है। क्लियर है, इसी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोलते हैं। समझ है आपको, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसे बोलते हैं। अब आपको क्या समझना है पी, आपको यह समझना है कि जो GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो कि आखिर में लीगलाइज, ठीक है, आखिर में एमटीपी को लीगलाइज कब किया था भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था कब, एमटीपी को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था एमटीपी को कब, कब लीगलाइज किया था भाई, 1971 में। समझ है आपको, तो 1971 में आप देखो ध्यान से, इसको मत भूलना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था। ठीक है, समझ है आपको। और आपको एक और चीज जान के हैरानी होगी कि 45 से 50 मिलियन, ठीक है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म होते हैं। समझ है, एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 है टोटल प्रेगनेंसी कंसीव का, जो कि 1/5 है। सोचो जितने प्रेग्नेंट होता है उनमें से 1/5 को एमटीपी से क्या करते हैं भाई, समझ है आप, एमटीपी परफॉर्म कर देते हैं उसमें। समझ है आपको, तो आप क्या समझे कि 45 से आप क्या समझे कि 45 टू 50 मिलियन, ठीक है, 45 से 50 आप क्या समझे कि 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म। ठीक है, ठीक है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म्ड होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है, तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर, तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 है टोटल प्रेगनेंसी कंसीव का, जो कि क्या है, जो कि भैया 1/5 होता है टोटल प्रेगनेंसी कंसीव का। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में 45 से 50 मिलियन एमटीपी एवरी ईयर, भाई एवरी ईयर परफॉर्म होता है। ठीक है, तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म ऑल ओवर द ईयर। ठीक, ऑल ओवर देयर एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर परफॉर्म होता है। क्लियर है, फिर आपको क्या समझना है कि आखिर में एमटीपी क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है एमटीपी करने का। ठीक है, तो आखिर में जो लोग हैं आखिर में एमटीपी को प्रीफर क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं एमटीपी। ठीक है, तो आखिर में इसका क्या रीजन हो सकता है भाई, व्हाई एमटीपी, तो एमटीपी क्यों करते हैं, टू गेट राइट फ्रॉम, टू गेट, ठीक है, टू गेट राइट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, टू गेट राइट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करते हैं, एमटीपी को करते हैं। ठीक है, एमटीपी कराया जाता है। समझ आपको, तो एमटीपी क्यों हो, आखिर में क्यों एमटीपी करते हैं भाई, टू गेट राइट फ्रॉम अनवांटेड, ठीक है, टू गेट राइट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं। ठीक है, समझिए आपको, तो आखिर में एमटीपी क्यों करते हैं, टू गेट राइट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है भैया, इसका सेकंड पॉइंट है कि देखो कि आप क्या, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया भाई, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, समझ गया। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में एमटीपी भी करते हैं। ठीक है,
समझ है। तो आखिर में अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए एमटीपी किया जाता है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, समझ है आपको, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, समझ है आप। इस केस में भी क्या करते हैं, इस केस में भी एमटीपी परफॉर्म होता है, ठीक है। तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है भाई, इस केस में भी एमटीपी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर में एमटीपी क्यों, आखिर में एमटीपी क्या क्यों करवाते हैं लोग, आखिर में क्यों करवाते हैं भाई, समझ आ रहा है आपको, ये रीजन सुन के आपको समझ आ रहा होगा। या फिर भैया कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है, या फिर क्या हो कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, या फिर क्या हो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या फिर क्या हो भैया कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आखिर में एमटीपी परफॉर्म क्यों किया जाता है, ये इसका जेन्युइन रीजन है, ये आखिर में लोग, ठीक है, आखिर में ये एमटीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल नहीं है कि इन केस में एमटीपी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग इन केसों में क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं। किन केस में भाई, आप समझो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, समझे, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। सेकंड आपका है कैजुअल अगर मान लो कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, तो इस केस में भी एमटीपी परफॉर्म करता है। या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, समझ अब। तो इस केस में भी एमटीपी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आखिर में आप ऐसे ही एमटीपी परफॉर्म नहीं कर सकते, इसका स्ट्रिक्ट रूल्स है, ठीक है। इसका क्या है भैया, इसका प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, प्रॉपर उस रूल्स को फॉलो करना होता है, ऐसा भी नहीं कि जिसको मान के वो एमटीपी क्या, नहीं, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी कब सेफ होता है भैया, एमटीपी जो कि सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एमटीपी रिस्की हो जाता है, समझ है आपको, एमटीपी क्या हो जाता है, रिस्की, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर। तो आखिर में ये आपने समझ लिया कि सेफ कब होता है, देखो तो एमटीपी सेफ, ठीक है, तो सेफ एमटीपी जो कि आपका सेफ ड्यूरिंग, ठीक है, ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, ठीक है, तो सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ, ठीक है, तो सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्लियर है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है भैया, सेफ, ठीक है, तो सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ये क्या होता है, सेफ, ठीक है, तो सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड बिकम, और ये बिकम रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी अगर करवाते हो तो ये सेफ है, ठीक, अगर कराया जाता है भाई, करवा तो नहीं, अगर एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाता है तो ये सेफ माना जाता है, ये सेफ माना जाता है, आपके एनसीईआरटी ने माना है, मैं नहीं माना हूं, ठीक है। एंड बिकम रिस्की, ठीक, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर एमटीपी परफॉर्म किया जाता है तो ये हो जाता है रिस्की, ठीक है। तो बिकम रिस्की आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, समझ आपको, तो बिकम रिस्की आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो एमटीपी है ये रिस्की हो जाता है, ठीक है, तो बिकम रिस्की आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, समझ है आपको। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो एमटीपी है ये रिस्की हो जाता है, ठीक है, तो बिकम रिस्की आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एमटीपी आपका रिस्की हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ये क्या है भैया, ये एमटीपी से मतलब 12 वीक्स तक, ठीक है, 12 वीक्स तक एमटीपी सेफ होता है, उसके बाद रिस्की माना जाता है, क्लियर है, समझ है आपको। टोटल 24 वीक्स तक क्या करते हैं भाई, एमटीपी परफॉर्म करते हैं, लेकिन
12 वीक्स के बाद ये आपका रिस्की हो जाता है। देखेंगे कौन कौन से एक्ट है, किन केसेस में एमटीपी एक्चुअल में, ठीक है, लीगली कराया जाता है, किन केसेस में एमटीपी को लीगली कराया जाता है, ये सारे केसेस को डिस्कस करेंगे हम। आपके सटे जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017, इसको भी डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, कौन कौन से चेंजेस आए भाई एक्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? तो यह मैंने आपको एक बेसिक सा डिटेल, ठीक, एक बेसिक डिटेल दिया किसके बारे में भैया, मैंने आपको बेसिक सा डिटेल दिया किसके बारे में, एमटीपी के बारे में, ठीक है। हम लोग ने बेसिक डिटेल को देख लिया कि आखिर में, ठीक है, और ओवर द वर्ल्ड 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया कि आखिर में क्यों कराया जाता है, क्या कौन कौन से रीजन होते हैं जिससे, ठीक, एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, यह हमने समझ लिया, ठीक। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग भैया कि आखिर में डिस्कस करेंगे कि, ठीक है, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017, इसको डिस्कस करेंगे, क्या बोलता है भैया, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आपको समझना है, क्या समझना है, तो अमेंडमेंट एक्ट है, आप देखो अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017, ये इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमको अब डिस्कस कर अमेंडमेंट एक्ट 2017, तो इसके हिसाब से आखिर ये एक्ट क्या बोलता है भाई, क्या हमको ये समझाता है, क्या सीख देकर जाएगा, देखो आखिर में ये क्या हमको बताता है, ये आपको समझना, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग हमको डिस्कस करना है, इसके अकॉर्डिंग अब हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपको समझना है कि अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या समझना है, अप टू 12 वीक्स, ठीक, अप टू 12 वीक्स, आपको पहला समझना है कि अप टू 12 वीक्स, ठीक है, आपको पहला समझना है कि अप टू 12 वीक्स एंड मोर देन 12 वीक्स, ठीक है। फिर आपको समझना है कि मोर देन 12 वीक्स, ठीक है, मोर देन 12 वीक्स, ठीक है, अप टू 12 वीक्स एंड मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक, ठीक है, मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, लेस देन 24 वीक, ठीक है, बट लेस देन 24 वीक्स। ये आपको क्या समझना है भाई कि आप क्या कर सकते हो, देखो अप टू 12 वीक्स, ठीक है, अप टू 12 वीक्स ये क्या होता है भैया, अब मैंने आपको बताया था कि 12 वीक्स तक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ होता है, मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था जस्ट अभी, ठीक है, कि अप टू 12 वीक्स क्या होता है, सेफ होता है, मैंने आपको बताया था, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है। अब मोर देन 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, एमटीपी रिस्की हो जाता है, ठीक है, रिस्की हो जाता है। तो अप टू 12 वीक्स तक आपको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि देखो कि इसमें क्या होता है, इसमें अप टू 12 वीक्स किसका रिक्वायर्ड है भाई, ठीक है, इसमें आप देखो कि अप टू 12 वीक्स, ठीक, आपको समझना है कि अप टू 12 वीक्स तक, ठीक, 12 वीक्स तक आपको समझना है कि क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ऑफ अप टू 12 वीक्स रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ, ठीक है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है भाई, इसमें रिक्वायर्ड होता है ओपिनियन ऑफ वन मेडिक, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड होता है किसका ओपिनियन भाई, इसमें आप देखो अप टू 12 वीक्स तक रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर, ठीक है, इसमें 12 वीक्स तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन क्या होता है भैया, रिक्वायर्ड होता है एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए। बिना भैया आप समझो, बिना ओपिनियन के, बिना परमिशन के, बिना क्वालिफाइड, प्रॉपर आप बोल सकते हो कि रजिस्टर्ड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के अप्रूवल से आप एमटीपी को परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आपको मन किया फिर आपने एमटीपी किया, नहीं भैया, आपके मन से नहीं, इसको प्रॉपर कोड जाना पड़ता है, प्रॉपर आपको एक रजिस्टर्ड
मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन इसमें क्या होता है, इसका नीड होता है, ठीक है। प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन क्या होता है, इसमें नीड होता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड आप देखो, तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल, ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्लियर हो गया भाई, ये ध्यान से आप समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें आपको किसका रिक्वायर्ड है भैया, अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स तक आपको सिर्फ रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए भैया, एक मतलब एक ही मेडिकल प्रैक्टिशनर का परमिशन बोल सकते हो, ओपिनियन बोल सकते हो, चाहिए 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स, 12 वीक्स तक आपको एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल, ठीक है, प्रैक्टिशनर से काम चल जाएगा, काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 वीक्स से ज्यादा हो गया, लेकिन 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, तो आपको किसका रिक्वायर्ड है, अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो आपको किसका रिक्वायर्ड है, आप देखो रिक्वायर्ड ऑफ, अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो क्या होता है, आपको रिक्वायर्ड ओपिनियन, ठीक है, रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ, अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ 2, ठीक है, आपको दो, ठीक, आपको रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो आपको अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, समझ है आपको, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ 2, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ है आपको। तो इसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या क्या चाहिए, इसमें ओपिनियन चाहिए, ठीक, इसमें आपको देखो कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के क्या चाहिए, इसमें इसका ओपिनियन चाहिए होता है, किसमें भैया, आपको किसमें चाहिए, आपको मतलब अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया, अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होता है, ठीक है, आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होता है, क्लियर है। तो ये आपका एक्ट बोलता है, कौन सा एक्ट है भैया, ये आपका अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है, कौन सा एक्ट है इसको बताता है, यह आपका है अमेंडमेंट एक्ट 2017 की। आप 12 वीक्स तक आप क्या करोगे भाई, आपको 12 वीक्स, अगर आप 12 वीक्स के पहले, ठीक है, 12 वीक्स के पहले अगर आप एमटीपी परफॉर्म करवाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको एमटीपी करवाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सिर्फ किसका रिक्वायर्ड है भाई, आपको 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिक्वायर्ड होते हैं, आपको ओनली 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया, लेकिन 12 वीक्स से ज्यादा हो गया, मोर देन 12 वीक्स हो गया, लेकिन लेस देन 24 वीक्स, ठीक है, अगर 12 वीक्स से ज्यादा हो गया या फिर 24 वीक्स से कम है, ठीक है, होना चाहिए भाई। तो इस केस में किसका रिक्वायर्ड है, इस केस में रिक्वायर्ड होता है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन, इस केस में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ मोर देन 12 वीक्स। तो ऐसे आप नहीं करता, प्रॉपर आपको अगर एमटीपी परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन नीड होता है, इसको करवाने के लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन नीड होता है। ये मत भूलना, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमटीपी परफॉर्म करवाने के लिए आपको प्रॉपर एक, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन नीड होता है, ठीक है। किस केस में एमटीपी को, ठीक है, इसका आखिर में डाउन किस केस में एमटीपी कराया जाता है भाई, ठीक है, तो आपको समझना है किस केस में, तो कंटिन्यूएशन, ठीक, आपको किन केसेस में एमटीपी को कराया जाता है, देखो कंटिन्यूएशन, ठीक, तो आपको समझना है कि कंटिन्यूएशन, ठीक है,
कंटिन्यूशन या आपको समझना है कि अगर प्रेगनेंसी आपका जो कंटिन्यूशन है प्रेगनेंसी, अगर ये मदर एंड चाइल्ड के लिए रिस्की है, मदर एंड चाइल्ड के लिए हार्मफुल है, तो इस केस में क्या करवाता है, अगर प्रेगनेंसी जो है ये मदर एंड चाइल्ड के लिए क्या है भैया रिस्की है, तो इस केस में हार्मफुल है, तो इस केस में एमटीपी को परफॉर्म क्या करता है, एमटीपी परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है, तो किन केसेस में एमटीपी परफॉर्म किया जाता है भाई, तो आप समझो कि इफ, ठीक है, इफ मदर एंड फिटस, इफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर, अगर प्रेगनेंसी आपको समझना है प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर, इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल या फिर डेंजरस, ठीक है, हार्मफुल या फिर हार्मफुल फॉर, अगर प्रेगनेंसी जो कि हार्मफुल है, इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर एंड चाइल्ड, अगर ये मदर एंड चाइल्ड मतलब मदर एंड फिटस, ठीक है, मदर एंड फिटस के लिए अगर ये प्रेगनेंसी हार्मफुल है, तो इन केस में आप समझो अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है किसके लिए भाई, मदर एंड फिटस के लिए, मदर एंड फिटस के लिए जो प्रेगनेंसी है हार्मफुल है, तो इस केस में आप समझो कि एमटीपी को परफॉर्म कराया जाता है, इस केस में एमटीपी परफॉर्म कराया जाता है कि अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर एंड फिटस के लिए, तो इस केस में प्रेगनेंसी को मतलब इस केस में एमटीपी परफॉर्म कराया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है भैया, सेकंड पॉइंट ये है कि ठीक अगर चाइल्ड है, ठीक, अगर समझो कि फिटस है, अगर आपको समझना है कि फिटस है, ठीक है, आपको क्या समझना है, फिटस है, आप अगर फिटस है, ठीक है, एबनॉर्मल, आप देखो, ठीक है, अगर फिटस है, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आपको समझना है कि अगर फिटस में आपको समझना है कि फिटस है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, अगर फिटस में क्या है भैया, अगर फिटस में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज है, आपको देखो कि अगर फिटस में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है, अगर फिटस में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और हैंडीकैप्ड, और फिटस क्या हो भैया, अगर फिटस हैंडीकैप्ड हो, अगर फिटस हैंडीकैप्ड हो, तो इस केस में एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये दो केस, मतलब ये मेन मतलब इमरजेंसी मगर या मदर इनकैपेबल है भाई, ठीक है भाई, समझो कि मदर अगर इनकैपेबल है, क्लियर है, तो इस केस में भी क्या करता है, एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा आपको, तो ये दो मैंने आपको केस बताया जो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि आखिर में एमटीपी को क्यों कराया जाता है, मेन आपका रीजन क्या होना चाहिए भाई, इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर एंड फिटस, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन अगर मदर एंड फिटस के लिए हार्मफुल है, तो इस केस में कराया जाता है, या फिर फिटस हैव जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, भाई फिटस में या फिर फिटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो, अगर फिटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो, या फिर फिटस हैंडीकैप्ड हो, अगर फिटस में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो या फिर हैंडीकैप्ड हो, तो इस केस में क्या कर इस केस में क्या कर जाता है, इस केस में एमटीपी को कराया जाता है। ठीक है, तो आखिर में एमटीपी आप समझ गए कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों कराया जाता है, क्या इसके एक्ट है, हर कोई इसे नहीं कराता, ठीक है, लेकिन तो भी एमटीपी आप देख सकते हो कि 45 से 55 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर दी वर्ल्ड परफॉर्म होता है, इतना ज्यादा एमटीपी लोग करवाता है। क्यों भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन पर कर लेते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको क्या करते हैं भाई, एमटीपी कर देते हैं। फिर समझ आया, फीमेल फिटिसाइड का केस काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए प्रॉपर ये एक्ट को लाया गया, जिससे जो था ये फिटिसाइड का केस, फीमेल फिटिसाइड का केस कम हुआ। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर एक लॉ बनाया गया, प्रॉपर आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, बिना आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के आप एमटीपी नहीं करवा सकते, आपको प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या चाहिए भैया, आपको ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए, तभी आप एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको एमटीपी के बारे में सारे चीज को डिस्कस किया,
एमटीपी क्यों करते हैं, क्यों कराया जाता है, क्या मतलब है, ठीक है, हर चीज को डिस्कस किया। तो ये आप समझ गए। तो ये हम लोग का ने एमटीपी कंप्लीट किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।